नमस्ते छात्रों। आज हम द्वितीय सत्र में दूसरी इकाई में जो पाठ देख रहे हैं, पाठ है गद्य 4, तुम मुझे खून दो। पाठ का नाम है तुम मुझे खून दो। मुझे ऐसा लगता है कि यह वाक्य आपने अवश्य सुना होगा। हाँ छात्रों, यह वही वाक्य है जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह वाक्य से आप परिचित हो और इन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पाठ हम आज देख रहे हैं और इसका नाम भी वही है, तुम मुझे खून दो। देखो कि हमारे भारत के जो संग्राम, स्वतंत्रता का जो संग्राम था, इस युद्ध में उन्होंने बड़े ही शहीदों को प्रेरित करने के लिए यह नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यही नारा देखो कि जो जय हिंद का नारा है वह भी उनका राष्ट्रीय नारा बना। ऐसे चलो दिल्ली का नारा उन्होंने लगाया। और इस पाठ के माध्यम से हम यही देखेंगे कि नेताजी ने किस प्रकार लोगों को प्रेरित किया, सैनिकों को प्रेरित किया। स्वतंत्रता के संग्राम में लड़ने के लिए नेताजी ने सैनिकों को प्रेरित करने का जो कार्य किया है, वही प्रेरणा इस पाठ में हमें बताई गई है। तो देखो कि अपने भाषण में उन्होंने किस प्रकार सैनिकों को प्रेरित करने का कार्य किया है। तो देखो कि नेताजी के बारे में हमें पता ही है कि जन्म उनका उड़ीसा में कटक इस शहर में हुआ था। उसके बाद कि यह जो प्रखर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो जय हिंद का नारा लगाया, चलो दिल्ली, यह जो नारे हैं, उन्होंने यह नारे जो थे इन क्रांति वीरों के दिल में एक नया जोश भरने का कार्य करते थे और यही नारे इन्होंने लगाए थे। और देखो कि इन्होंने नौजवान जो सैनिक है, इन नौजवान हमारे भारत के जो नौजवान है, जो सैनिक है, इन्होंने उद्घोषित करने का, इन्हें संबोधित करने का कार्य उन्होंने किया है। तो देखो, और यही नेताजी जो थे, यह हमारे भारतीय युवकों के प्रेरणा स्थान बने हैं। तो देखो यही पाठ में हमें देखना है कि गद्य संबंधी यदि देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो भी योगदान है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भारत के, वह तो हम कहेंगे कि वह अविस्मरणीय रहेगा हमेशा। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो आजाद हिंद सेना है, वह आजाद हिंद सेना की स्थापना उन्होंने जापान के सहयोग से की थी और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु युद्ध करने के लिए युवकों को प्रेरित करने का कार्य उन्होंने किया है और ऐसा भाषण दिया है। वही भाषण यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इनका कहना था कि स्वतंत्रता की राह जो है वह शहीदों के खून से बनती है, खून देकर ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है और इसलिए देशवासियों को हमेशा हमारे देश के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए, यह अपने भाषण में उन्होंने कहा है। तो देखो दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन का या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्यौरा दूंगा तथा आने वाले साल की हमारी मांगे आपके सामने रखूंगा। ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर यह एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आजादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। देखो कि जो संपूर्ण सैन्य संगठन था, उसका जो भी कार्यक्रम था, वह ब्यौरा वह बताना चाह रहे हैं। ब्यौरा का मतलब है विवरण, जो भी विवरण है कि पिछले साल हमारे पास में उपलब्धियां, मतलब जो हमारे पास है, वो हमें जो प्राप्त है, वो कि हमें क्या क्या प्राप्त है उसे हम उपलब्धि कहेंगे। और ब्यौरा का अर्थ है विवरण। मैं आपको वह विवरण बताऊंगा, वह पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि पिछले साल हमारे पास क्या क्या है। मैं सब मांगे आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसा करने से मैं आपको पहले एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो अवसर है, ये जो मौका है ना, आज़ादी हासिल करने का बहुत अच्छा मौका है। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ, क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आजादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान करने के लिए तैयार है। दुर्भाग्यवश सन 1857 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। देखो कि हमारा जो संघर्ष है, तो हमें
सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमें हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। और मनुष्य का आशावादी होना बहुत ही अच्छी बात है। सचमुच यदि हम जब आशावादी होते हैं ना तो हमारे अंदर एक ऊर्जा संचार करती है और यह ऊर्जा हमें जीने की राह दिखाती है। यदि हम निराश हो जाए, हतबल हो जाए तो उसी क्षण हम हर काम करना छोड़ देते हैं। हम आगे जाने की प्रेरणा भी भूल जाते हैं, आगे जाने की राह भी भूल जाते हैं। यही हम आशावादी रहे तो हमारे भीतर एक ऊर्जा संचार करती। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए और लाखों भारतीय जो है 30 लाख भारतीय प्रयास कर रहे हैं कि हमें संघर्ष करना है और स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। भारत में एक विराट आंदोलन भी चल रहा है। हमारे लाखों देशवासी आजादी हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, ढेर सारे दुख सह रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश जो 1857 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद से हमारे जो देशवासी है वो क्या हो चुके हैं, निहत्थे हो गए हैं। निहत्थे मतलब निशस्त्र। निहत्थे का अर्थ है कि जिसके पास कोई हथियार नहीं है उसे निहत्था कहा जाएगा। अनेक शब्द के लिए भी एक शब्द हम प्रयोग में ला सकते हैं कि जिनके पास कोई हथियार न हो वो है निहत्था। तो हमारे देशवासी निहत्थे हो गए, बल्कि हमारा जो दुश्मन है वो तो ढेर सारे हथियारों से लदा हुआ है, उसके पास ढेर सारे हथियार है। तो देखो कि एक आधुनिक सेना के बिना आजादी हासिल करना नामुमकिन है। हम उसी घिसी पिटी सेना के साथ आजादी हासिल नहीं कर सकते, हमें एक आधुनिक सेना की आवश्यकता है, तब हम आजादी हासिल कर सकते हैं। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आजादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग की थी। देखो मैंने आपसे क्या क्या मांग की थी। संपूर्ण सैन्य संगठन के लिए मैंने आपसे मांग की है वो है कि जवान चाहिए, धन और सामग्री की आवश्यकता है हमें। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। रंगरूट का अर्थ होता है नया सिपाही। जो नए नए सिपाही सैन्य में आते हैं, जो सैनिक नए नए आते हैं उन्हें रंगरूट कहा जाता है। तो देखो कि इसमें ऐसा है कि रंगरूट तो हमें मिल गए हैं। हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंगरूट आए हैं। देखो चीन से, जापान से, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से, हर देश से हमारे पास नए नए सिपाही आए हैं जो इस संग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं। देखो कि इस परिच्छेद में एक सवाल हम ऐसा बना सकते हैं कि परिच्छेद में आए देश। तो देखो कितने देश के नाम हैं, हम 4 देश के नाम तो अवश्य लिख सकते हैं। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। देखो कि विशेष रूप से परिवहन जो है कि आने जाने के लिए हम जो साधनों का प्रयोग करते हैं उसका भी हमें संगठन करना, वो समस्या जो निर्माण हो चुकी है उसका हमें संतोषजनक समाधान होना आवश्यक है। सबसे बड़ी समस्या है युद्ध भूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की। कुमक मतलब जो भी जरूरतें हैं वो पहुंचाना है कि युद्ध जो सामग्री लगती है वो सामग्री हमें युद्ध भूमि तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें यातायात की साधनें लगेंगी ना, तो इन साधनों का प्रयोग और इनकी जो समस्या है वह हमें दूर करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते, न कि हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते। देखो कि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि केवल मोर्चों से हमें आजादी प्राप्त हो सकेगी। आप में से उन लोगों को जिन्हें आजादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होगी। देखो कि आजादी के बाद देश के लिए काम हमें जारी रखना है। ऐसा नहीं कि आजादी मिल गई हम देश के लिए काम करना छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि किन किन देश ने हमारा स्वतंत्र संग्राम में हमारे लिए मदद की है, हमारी सहायता की है। जो हमारा आधार है उन्हें हमें कभी नहीं भूलना है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल 2 सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है।
इसलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया, मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चों पर अधिक ध्यान दें। एक और भी कारण है, आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्बाध चलता रहे। यदि हम रहे ना रहे, हम अनुपस्थित रहे, फिर भी हमारी अनुपस्थिति में यह जो कार्य में चला रहा हूँ, यह कार्य इसी प्रकार जारी रहे। साथियों, 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपना यह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं में निपोनित सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है और अब है हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। अब जो काम हमारे सामने है पूरा करने के लिए कमर कस ले। कमर कसना मुहावरा है कि तैयार होना, और कंधे से कंधा मिलाकर चलना मतलब एक दूसरे की सहायता कर कर चलना। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे ये सब कुछ तो भरपूर मात्रा में मिल गया, जवान मिल गए, धन मिला, सामग्री मिली। अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। जवान आ गए, धन मिल गया, सामग्री मिल गई तो क्या स्वतंत्रता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी स्वतंत्रता। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर और नायकोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। नायकोचित का अर्थ है नायक के योग्य। हम नायक के योग्य बने कि नहीं मैंने ऐसा कार्य किया। देखो छात्रों कि फिल्म में जो नायक होता है, आपको पता है नायक एक होता है खलनायक, जिसे हम विलेन कहते हैं। नायक मतलब हीरो। यदि हमें हीरो बनना है तो हमें कुछ ऐसा कार्य करना है कि तभी हम उसका नाम लेंगे। हाँ, तो नायक बनने के लिए, अच्छा नेता बनने के लिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि लोग हमें युगों युगों तक पहचाने। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है। आपका यह सोचना है कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र ही देख पाएंगे, आपके लिए एक घातक गलती होगी। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो है मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। यह खून ही उस खून का बदला लेगा जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आजादी का वादा करता हूँ। देखो छात्रों, उन्होंने इस भाषण में कहा सैनिकों से कि सैनिकों, देखो पाठ समाप्त हो चुका है छात्रों हमारा, लेकिन फिर भी नेताजी ने क्या कहा कि तुम मुझे खून दो। मतलब ऐसी चाह मन में मत रखो, तुम ऐसी चाह मत रखो कि आजादी मिलेगी। इस आजादी का स्वप्न जो हम देख रहे हैं, इस स्वतंत्र भारत में हम रह सकेंगे, ऐसा स्वप्न मत देखो। इसलिए शायद आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, शायद आप शहीद भी हो सकते हैं, शत्रु आपको मार भी सकता है। इसलिए यहाँ पर नेताजी ने कहा है कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझे खून दो। मैं तुमसे यही मांगता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि तुमने मुझे अपना खून दिया तो मैं तुम्हें अवश्य आजादी दिलाऊंगा। तो देखो छात्रों कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे से उन्होंने बहुत से सैनिकों को इकट्ठा किया और इस स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए प्रेरित किया था। तो यह नेताजी के बारे में जानकारी देता हुआ पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पर आधारित जो भी कृति प्रश्न है, पहले तो मैंने यहाँ पर बनाए थे, क्या आदेश है, विशेषण शब्द ढूंढ कर निकालो। इसमें से जो भी विशेषण शब्द होते हैं, जैसे हम कहेंगे 1 वर्ष पहले, तो एक क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद है वचन परिवर्तन करो। जैसे निहत्ता शब्द है तो उसका हम अनेक वचन कर सकते हैं, वो है निहत्ते।
दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसमें उत्साह होता है, आनंद होगा या ऊर्जा है, ऐसे जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो ऐसे कृति प्रश्न हमें पाठ के माध्यम से बनाने हैं छात्रों, आपकी कॉपी में लिखने हैं।